चुनावी घोषणा पत्र को कानूनी पहरेदार मिलना चाहिए? नमस्कार, संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज संविधान की शपथ में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एबीपी न्यूज का ये सबसे नया डिबेट शो संविधान का शपथ है, जहां देश के सबसे बड़े मुद्दे से जुड़े सवाल का हम जवाब तलाशते हैं और हर सवाल का जवाब संविधान के दायरे में रहकर ही तलाशते हैं। इसीलिए मैं याद दिलाती हूं संविधान की शपथ और आप दर्शकों से कहती हूं कि किसी भी सवाल का जवाब संविधान के दायरे में रहकर आप खुद तलाशने की कोशिश कीजिए। तो देश के हर बड़े मुद्दे पर बिना भय या पक्षपात के, बिना द्वेष या अनुराग के अपनी समझ बनाइए, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाइए। चलिए हम भारत के लोग शुरू करें संविधान की शपथ। आप एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को दे दो, हम 5 साल में बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे मित्रों, सोनार बांग्ला। बांग्ला नंबर 1 पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है। ऐसा बंगाल जो टोलाबाजी से मुक्त होगा, रोजगार और स्वरोजगार से युक्त होगा। আমরা 1.5 কোটি 2 কোটি লোককে চাকরি দিয়েছি। বাংলা 100 দিনের কাজে নাম্বার 1, স্কিল ডেভেলপমেন্টের নাম্বার 1, एमएसएमई তে নাম্বার 1। आज एक कदम उठाते हुए लक्ष्य सोनार बांग्ला, इस लक्ष्य को लेकर के हम चले। মনে রাখবেন, আমরা বলি, আমরা করি। पश्चिम बंगाल के लिए वादों की झड़ी लग चुकी है और इन्हीं वादों के बीच आज न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि 5 राज्य हैं जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे। सभी 5 राज्यों में चुनाव के जो नतीजे हैं वो 2 मई को आ जाएंगे। यानी 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसमें अब सिर्फ 2 महीने 3 दिन का वक्त बाकी। लेकिन 2 मई को नतीजों में क्या होगा उससे पहले हम सवाल पूछ रहे हैं, चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जो घोषणा पत्र जनता के सामने रखती हैं उसे कितना लागू कर पाती हैं? क्या चुनावी घोषणा पत्र महज जुबानी घोषणा पत्र बनकर रह जाता है? और इसीलिए संविधान की शपथ में आज का मुद्दा, क्या चुनावी घोषणा पत्र को कानूनी पहरेदार मिलना चाहिए ताकि घोषणा पत्र में जो वादे किए गए उसको लागू करने के लिए राजनीतिक पार्टियां प्रतिबद्ध हो जाएं। कानूनी पहरेदारी की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने जरूरी हैं। देश में खाने की गारंटी है, शिक्षा की गारंटी है, तो फिर चुनावी वादों के पूरा होने की गारंटी क्यों ना हो? क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की तरह ही वोटर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बनना चाहिए? सिर्फ जनता के लिए ही कानून क्यों? क्या नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? जो नेता वादे पूरे ना करे, क्या उसे अगला चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए? एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद में गठबंधन कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। क्या ऐसे मौका परस्तों के खिलाफ सख्त कानून नहीं बनना चाहिए? चुनावी घोषणा पत्र पर कानूनी पहरेदारी के इन्हीं सवालों पर हमने एक पोल भी लॉन्च किया है। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर जाकर वोट देकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम शो के आखिर में आज के पोल के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। और अब आज के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं ममता सरकार के मंत्री, कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरहाद सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी सर कि आप संविधान की शपथ खुद लीजिए कि चुनावी घोषणा पत्र में पार्टी जो वादा करेगी उसे सत्ता में आने के बाद पूरा करेगी, और अगर नहीं करती है तो पार्टी अध्यक्ष इसकी जिम्मेदारी लेंगे, खुद को चुनावी राजनीति से दूर करेंगे। लेंगे आप ये शपथ? ये हर पार्टी को लेना चाहिए क्योंकि एक पुराना कहावत है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके खुदाई चाहे रोके ज़माना। तो आपको वादा जो करना आप पब्लिक से करते हैं उसको निभाना ये आपके लिए फ़र्ज बनता है। सर, मैं हाँ, बहुत सारे पार्टी है, जैसे हमें 15 लाख रुपया नहीं मिला, उनसे मैं ये शपथ दिलवाऊंगी सर। शुरुआत आपसे कर रही हूँ सर, आप ये शपथ लेंगे? ठीक है, मैं बोलता हूँ ये ज़रूर ये करना चाहिए। और हमारे सरकार ने आज तक जो भी किया है उसका शपथ लिया है। आप एक मुद्दा को दिखा दीजिए जहाँ पर ममता बनर्जी ने अपने पार्टी कहा है और उसे पूरा नहीं किया। मैं कहता हूँ जो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक मुद्दा भी ऐसा नहीं है जो ममता बनर्जी ने कहा था जो ये हम बंगाल के लिए करेंगे और नहीं किया।
मगर जरूर ये बात है जो हमें 15 आपने लाख मुझे रुपए चैलेंज नहीं किया मिला, है। 2 करोड़। अब आपने नौकरी मुझे नहीं मिला। चैलेंज किया तो मुझे मुद्दा बताना पड़ेगा। Yes. 2016 का आपका चुनावी घोषणा पत्र, टीएमसी ने बताइए। वादा किया था सर पश्चिम बंगाल को दंगा मुक्त राज्य बनाएंगे, लेकिन आंकड़े क्या हैं? 2017, 2018, पश्चिम 2019 बंगाल- लगातार दंगे हुए आज- सर। आज भी 2019 में सुनिए, 1728 दंगे, जिनमें 6 सांप्रदायिक दंगे। आपको मैं आज भी कहता हूं ये पश्चिम बंगाल में दंगा मुक्त है। पश्चिम बंगाल के ये ममता बनर्जी के लिए नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के कल्चर है जहां पर आदमी दंगा नहीं करते हैं। हाँ, जरूर कुछ उस्काया जाता है। हमारे नए जो दोस्त अभी आए हैं भारतीय राजनीति में सक्रिय, बहुत सक्रिय हो गए हैं, पूरा भारत को ले लिए, वो दंगा कराते हैं क्योंकि पोलराइजेशन का दरकार है। मगर आज भी पश्चिम बंगाल में दंगा ममता बनर्जी कठोर हाथ से रोकती है और हम लोग दंगा के विरुद्ध है और दंगा नहीं होता है। पर फराद हकीम कोई- साहब, कोई- कोई आप जगह लोगों का रात को वादा फैला तो दिया चुनावी जाता, घोषणा मगर पत्र में सवेरे ये उठे था थे। कि टीएमसी अगर सत्ता में आएगी तो पश्चिम बंगाल को जरूर- दंगा जरूर मुक्त था, राज्य बना जरूर देगी। था। दंगा आज- मुक्त तो नहीं बना ना। अब आप जिम्मेदारी जरूर उसके लिए दंगा- किसी पर भी डाल आज- दीजिए, आज- कटघरे आज- में आप आज किसी दंगा को भी मुक्त खड़ा है। कर दीजिए, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए नहीं, रखने की आज- जिम्मेदारी आज- आप लोगों की थी और आज आपने भी वादा मैं किया था। आपसे- बस मैं ये आज बता भी- दूं। आज भी मैं आपसे चैलेंज करता हूं, दंगा मुक्त राज्य पश्चिम बंगाल है। दंगा मुक्त राज्य पश्चिम बंगाल है। आप जो भी सेंट्रल आंकड़ा दीजिए, जो भी दीजिए, आज भी दंगा मुक्त पश्चिम बंगाल है। सांप्रदायिक हिंसा जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका भी आंकड़ा अलग से दिया गया है। 2019 में सांप्रदायिक हिंसा के मामले जो हैं वो 6 हुए हैं। मैं आपको बता रही हूँ, ये एनसीआर के आंकड़े हैं सर, मैं अपने पास से आंकड़ा नहीं लेकर आई हूँ। एनसीआर का आंकड़ा। सांप्रदायिक हिंसा में कौन खून हुआ? सांप्रदायिक हिंसा में कौन खून हुआ? ये बंगाल को बदनाम करने के लिए किया जाता है। हाँ, जरूर दंगा का उत्साह दिया गया था। लोकेट चैटर्जी ने उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में दंगा का उत्साह दिया था, मगर रात भर में ममता बनर्जी मैं जाग के वहाँ पर ये करके ये पोलराइजेशन राजनीति बंद किया और दंगा होने नहीं दिया हम लोग। अच्छा फरहाद हकीम साहब, एक बात होल नाइट बताइए। जागना पड़ा हमको, एक बसीरहाट बात को कंट्रोल करने के लिए बसीरहाट में जागना पड़ा। एक अफवाह दे के दंगा फैलाने का कोशिश किया था, मगर बसीरहाट में भी हम लोग दंगा फैलाने नहीं दिया। अच्छा फरहाद हकीम साहब, एक बात बताइए आप मुझे, अब चुनावी वादे को या चुनावी घोषणा पत्र को अगर कानूनी जामा पहना दिया जाएगा तो फिर इस तरीके का इंटरप्रिटेशन तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों से मेरी मुराद सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से है। मैं एकदम मतलब फिर तो आपको सर साफ तौर पर हाँ या ना हुआ या नहीं, इस हिसाब से आपको जवाब देना पड़ेगा ना। मैं आपसे ये इंटरप्रिटेशन की जो गुंजाइश है वो नहीं बचेगी क्या? इसी वजह से क्या इसी वजह से आज तक आप लोग इस पर पहल नहीं कर पाए? नहीं, इस पर लेके कोई चर्चा नहीं हुआ। अगर कोई चर्चा होगा जरूर हम लोग सपोर्ट करेंगे, मगर आज तक कोई चर्चा नहीं हुआ। ये आपके दिमाग से निकला, इसके लिए आपको धन्यवाद। ठीक है सर, मैं फिर से वही सवाल आपसे पूछती हूँ कि चुनावी घोषणा पत्र जो है वो चुनावी घोषणा पत्र सिर्फ खाना पूर्ति वाला एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज बनकर ना रह जाए, उसके लिए आपको क्या लगता है किस तरीके का कवच होना चाहिए कानूनी? क्या सजा का प्रावधान होना चाहिए या फिर कुछ और जो आपके जहन में आता है? क्या एक पब्लिक ओपिनियन लेना चाहिए, इसके ऊपर एक पब्लिक ओपिनियन लेना चाहिए। और जो ये चुनाव पत्र अपना चुनाव के वादे जो पूरा नहीं करेगा उसको भारतवर्ष से राजनीति से हटा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद फरहाद हकीम साहब, एबीपी न्यूज के कार्यक्रम संविधान की शपथ में शिरकत करने के लिए। आज के मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी इस वक्त मौजूद हैं। राकेश सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि साहब जो चुनावी घोषणा पत्र है उसे कानूनी पहरेदार क्यों ना मिले, सबसे पहले मैं चाहती हूं सर कि अगर मुमकिन है तो क्या आप संविधान की शपथ लेकर इस बात को कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे अगर पार्टी पूरा नहीं करती तो उस पार्टी के अध्यक्ष को या फिर संवैधानिक पद पर जिस शख्स ने 5 साल तक उस सरकार का नेतृत्व किया है वो कम से कम जिम्मेदारी ले और खुद को चुनावी राजनीति से अलग करे? देखिए, इसे कानूनी जामा पहनाने की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन संविधान की शपथ लेकर एक बात कहनी चाहिए और मैं कह रहा हूं। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं।
संसदीय जनतंत्र में जब आप एक पॉपुलिस्ट, दो तरह का पॉपुलिज्म होता है, एक लिबरल पॉपुलिज्म, एक इलिबरल पॉपुलिज्म। दोनों ही तरह के पॉपुलिज्म को लेकर जब आप जनता के बीच जाते हैं और जनता को लुभाते हैं, फिर सत्ता में जाने के बाद वह यथार्थ नहीं होता है, हकीकत में तब्दील नहीं हो पाता है, और फिर जनता को आप भावनाओं में या अन्य चीज़ों में बहकाते हैं, भड़काते हैं, पहचान की राजनीति में बांट देते हैं। तो यह जनतंत्र पर एक तरह से कुल्हाड़ी चलाने जैसा होता है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो भी मैनिफेस्टो में कहा जाता है उस पर एक सार्वजनिक बहस होनी चाहिए, चाहे टीवी चैनल हो, सोशल मीडिया हो, जनता के छोटे छोटे ग्रुप्स हो, और चुनाव आयोग, कम से कम चुनाव आयोग उन वादों के ऊपर एक एफिडेविट तो नहीं, लेकिन पार्टी से एक यह लेना चाहिए कि आप इसमें कैसे और कब करेंगे। ये एक वैकल्पिक चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन जहां तक मैं उससे असहमत हूं कि क्योंकि जब देश में खाने की गारंटी है, शिक्षा की गारंटी है, तो फिर चुनावी वादों को पूरा करने की कानूनी गारंटी क्यों ना? देखिए क्या है कि एक बार वादा किया जाता है, उस वादे करने में राजनीतिक तत्व के अलावा कुछ सामाजिक आर्थिक तत्व होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, और वह समाज एक स्थिर चीज़ें नहीं होती। हम जिन चीज़ों को मान कर चलते हैं वह चीज़ नहीं होती। जैसे कोविड की संकट आया, कभी प्राकृतिक संकट आया, कभी अन्य संकट आ गया, तो सभी वादों को एग्जैक्ट पूरा करना मुश्किल है। इसलिए मुझे लगता है कि जनतंत्र में जनता ही सबसे बड़ा कोर्ट है, इसलिए जनता के प्रति उनको अकाउंटेबल बनाना और उसके लिए कई तरह के मैकेनिज्म को डेवलप करना। तो मैं एक शब्द कहना चाहूँगा, इवॉल्व डेमोक्रेसी। जो लोकतंत्र इवॉल्व करता है वो अपने भीतर ऐसे मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है जो कानूनी गारंटी से कहीं ज़्यादा अधिक मजबूती के साथ मैनिफेस्टो पर नियंत्रण रखता है। आज एक बात रोमाना जी मैं कहना चाहूँगा कि ओवर द ईयर्स, यानी प्रकारांतर में मैनिफेस्टो का मूल्यन हुआ है, उसका मूल्य घटा है। मैनिफेस्टो एक कर्मकांड बनते जा रहा है, इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसने मैनिफेस्टो में 370 की बात कही, राम मंदिर की बात कही, या हाशिए के लोगों की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस जितना कहा उससे अधिक किया। जिस तरीके से कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इस देश में वोटर के लिए एक वोटर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों ना हो सर? रोमाना जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया जो कि बहुत से लोगों के, बल्कि अधिकांश भारतीयों के जहन में है। लेकिन इसके दो संदर्भ हैं जी। एक कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, संसदीय जनतंत्र में क्या होता है कि इवोल्यूशन का प्रोसेस चलता रहता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, 1967 में ऐसी स्थिति आ गई, कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ पार्टी और स्वतंत्र पार्टी तीनों ने मिलकर सरकार बनाई। स्वतंत्र पार्टी जो घोर दक्षिणपंथी माना जाता था, उसके एक और उसकी सरकार बननी थी, और कम्युनिस्ट पार्टी के पास सिर्फ एक एमएलए राजस्थान में था। उसके निर्णय से कांग्रेस की सरकार बन सकती थी, उसके निर्णय से गैर कांग्रेसी स्वतंत्र पार्टी की सरकार बन सकती थी, और कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वतंत्र पार्टी के समर्थन वाली सरकार बनाई। कभी कभी संसदीय जनतंत्र में क्या होता है कि संदर्भों के अनुसार पार्टियां निर्णय लेती हैं, वो अवसरवाद नहीं है। जैसे उसमें गैर कांग्रेसवाद का नारा था, तो पार्टियों ने अपने सिद्धांतों को कोने में रखा। और एक बात मैं यहाँ जोड़कर कहना चाहूँगा कि व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदारी एमएलएज और एमपीज की बनती है। मैं एक उदाहरण देकर कहूँगा, पता नहीं आपके पास कितना समय है जी, कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि महिलाओं को, गरीब और जो सामान्य परिवार की महिलाएं हैं, वो सैनिटरी पैड का उपयोग नहीं कर पाती। अब इस शब्द का उपयोग करना अपने आप में घिटो था, प्रधानमंत्री ने तोड़ा। क्या अक्रॉस दी पॉलिटिकल पार्टी हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है प्रधानमंत्री के उस कथन को उन सामान्य महिलाओं तक पहुंचाए? मैं स्वयं राष्ट्रपति का नॉमिनेटेड हूं, लेकिन मैंने 10,000 अभी सैनिटरी पैड बांटा और मैं अभियान चला रहा हूं। तो मुझे लगता है डिजिटल डिवाइड है, तो डिजिटल डिवाइड हर काम सरकार नहीं कर सकती। जनप्रतिनिधि के नाते, चाहे कांग्रेस के हों या कम्युनिस्ट पार्टी के हों या बीजेपी के हों, हमारा दायित्व बनता है। तो यह व्यक्तिगत मैनिफेस्टो भी होना चाहिए, पार्टी का भी मैनिफेस्टो चाहिए। बहुत अच्छा लगा राकेश सर आपसे बात करके, और मैं यही उम्मीद करती हूँ, क्योंकि आप तो खुद सांसद हैं, इस मुद्दे को आप जो हमारी पार्लियामेंट है वहां पर जरूर उठाएं, और इसे लेकर देश में कम से कम चर्चा तो हो कि किसी तरीके से जो चुनावी घोषणा पत्र है वो महज एक खानापूर्ति वाला दस्तावेज न बने, बल्कि उस चुनावी घोषणा पत्र को सैंक्टिटी लीगल मिले। तो उससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है, वो मिलनी चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान की शपथ एक पंक्ति में जोड़ देना चाहता हूँ, एक पंक्ति आपके कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ, कि मैं एबीपी न्यूज को इस बात के लिए बधाई देता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं
कम से कम ऐसे मुद्दे को उठाया जा रहा है जिस मुद्दे पर सामान्यतः राजनीतिक हलकों में चर्चा नहीं होती है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं अगले सदन में मैनिफेस्टो के ऊपर एक बात रखने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच संविधान की शपथ में आने के लिए और ये वादा करने के लिए एबीपी न्यूज पर। तो टीएमसी और बीजेपी दोनों के तर्क आपने सुन लिए। अब संविधान की शपथ में आज के सवाल का संवैधानिक पहलू जरा जानते हैं। सीधे मैं आपको लेकर चलती हूं। मेरे साथ लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल, संविधान के जानकार जीसी मल्होत्रा सर इस वक्त मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मल्होत्रा सर, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि हमारे संविधान में सीधे तौर पर तो कोई इस तरीके का प्रोविजन है नहीं कि चुनावी घोषणा पत्र को लेकर किसी तरीके का कोई कानून हो, लेकिन हम लगातार जब नेताओं से बात कर रहे हैं तो उनकी तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि हाँ, चुनावी घोषणा पत्र को सिर्फ एक खानापूर्ति वाला दस्तावेज नहीं होना चाहिए, इसकी सैंक्टिटी होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। तो वो कैसे हो सकती है सर? संविधान का दायरा बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, लीगल कोई प्रोविजन नहीं है कि इनको बाइंडिंग करने के लिए बाध्य किया जा सके। तो अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, एक पिटीशन द्वारा, पीआईएल द्वारा। उन्होंने कहा था कि इसको इन्फोर्स करना चाहिए। अब आर्टिकल 123 जो आरपी एक्ट का है, उसके तहत ये कोई करप्ट प्रैक्टिस तो है नहीं जिसको इन्फोर्स किया जा सके। आर्टिकल 14 के अंडर भी कई दफ़ा इनइक्वालिटी भी आती है। कई जगह पे ऐसे फ्रीबीज दिए जाते हैं जिनमें कंप्यूटर देंगे, टीवी देंगे, साइकिल देंगे, चावल देंगे, ये देंगे, और वो आपस में इक्वलिटी का 14 प्रिंसिपल भी वायलेट होता है। अब अल्टीमेटली ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही है कि इसको वो इन्फोर्स किस तरीके से करें। बहुत बहुत धन्यवाद मल्होत्रा सर संविधान का दायरा बताने के लिए। तो आप सुन रहे थे हमारे संवैधानिक एक्सपर्ट, जिनकी तरफ से साफ किया गया कि देखिए, होना तो चाहिए, एक लीगल फ्रेमवर्क जरूरी है ताकि चुनावी घोषणा पत्र जो है वो महज खानापूर्ति वाला एक दस्तावेज बनकर ना रह जाए, बल्कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला एक ऐसा दस्तावेज हो जिसके पास अपना कानूनी पहरेदार भी हो। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं सीएसडीएस से प्रोफेसर संजय कुमार। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। संजय सर, हम सब जानते हैं कैसे चुनावी राजनीति का बारीकी से आप अध्ययन करते आए हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूं आप दर्शकों को बताएं कि जो मुद्दा मैं आज लेकर आई हूं कि साहब, चुनावी घोषणा पत्र जो वादे मतलब नेताओं की तरफ से किए जाते हैं, उसे कानूनी जामा, कानूनी कवच, कानूनी पहरेदार मिलना चाहिए सर? कानूनी पहरेदार तो उस पर होना चाहिए, उस पर कानूनी पहरेदारी होनी चाहिए, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि ये कानूनी पहरेदारी कितनी सख्त होनी चाहिए। आज की स्थिति ये है कि जब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, एक घोषणा पत्र जारी होता है। कई बार तो ऐसा होता है पार्टियां चुनाव लड़ने के पहले घोषणा पत्र भी जारी नहीं करती। कभी कभी ऐसा भी देखा गया, जब फेज्ड इलेक्शन होते हैं, कई चरणों में चुनाव होते हैं, एक चरण के चुनाव हो गए, 2 चरण के चुनाव हो गए, और तब कभी पार्टी को याद आता है कि घोषणा पत्र भी जारी करना है। इन सब का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही होता है कि पार्टियां भी चुनावी घोषणा पत्र को सीरियसली नहीं लेती। शायद जो कुछ भी मन आया उसमें लिख दिया गया, क्योंकि उसके बाद जनता उसका हिसाब किताब मांगने में सक्षम नहीं है। सर, एक तर्क ये सामने निकल कर आ रहा है, मैं लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हूँ, अलग अलग मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आगे भी होंगे, कि भाई जनता कर देती है ना हिसाब 5 साल बाद, क्योंकि नेता को उसी जनता के बीच तो जाना है, तो जनता अपने आप फैसला सुना देगी। इसके लिए अलग से कानून की क्या जरूरत है? नहीं, जनता तो वोट डालती है, जनता हिसाब किताब कर देती है, वो लेकिन चुनावी मुद्दों में सिर्फ घोषणा पत्र पे चुनाव नहीं लड़े जाते। चुनाव के समय तो कई और मुद्दे हो सकते हैं। हो सकता है सरकार ने एक साधारण कामकाज किया, हो सकता है सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन चुनाव के पहले कुछ ऐसी घटना घट जाए जिससे जनता का मूड, जो पार्टी जो सरकार में है, उससे उखड़ जाता है, वो बिल्कुल वो पसंद नहीं करती, और उस वजह से सारा का सारा चुनाव एक तरफा होने की गुंजाइश रहती है। मुझे लगता है इसकी ज़रूरत है। आपने जनता के भावनाओं को ध्यान में रख कर घोषणा पत्र बनाया, बट उनकी भावनाओं को अगर दरकिनार कर दिया तो उसका हिसाब किताब कौन लेगा? जनता तो हिसाब किताब लेती है, लेकिन मुझे लगता है इसकी कुछ लीगल सैंक्टिटी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर, ये जानकारी दर्शकों को देने के लिए कि आखिरकार क्यों चुनावी घोषणा पत्र के लिए लीगल सैंक्टिटी जरूरी है।
इस सवाल पर शो के पहले हिस्से में हम टीएमसी बीजेपी से बात कर चुके हैं और अब हम कांग्रेस से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक तथ्य बताना चाहते हैं। इसे गौर से देखिए आप। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को सलाह दी थी कि आसमान से तारा तोड़कर लाने जैसे चुनावी वादों से बचें। तब देश के ज्यादातर राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग की सलाह को खारिज करते हुए कहा था कि लोकतंत्र में घोषणा पत्र में पार्टियों को मन मुताबिक वादे करने का अधिकार, यानी अपने अधिकार के नाम पर जनता से वादा खिलाफी की छूट। तभी तो आरजेडी बिहार में 10 लाख नौकरियों का चुनावी वादा कर देती है, लेकिन ये नहीं बताती कि वादा पूरा करने का पैसा कहां से आएगा। फ्री कोरोना वैक्सीन का वादा बीजेपी की तरफ से कर दिया जाता है और इस तरीके के वादों में कोई पार्टी पीछे नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बीजेपी हो। चुनावी घोषणा पत्र पर कानूनी पहरेदारी को लेकर अब हम कांग्रेस से सवाल करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी इस वक्त मौजूद हैं। हरीश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ। थैंक यू, बहुत अच्छा। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप संविधान की शपथ लीजिए सर, कि चुनावी घोषणा पत्र में पार्टी जो वादा करेगी उसे सत्ता में आने पर पूरा किया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पार्टी अध्यक्ष या राज्य का मुख्यमंत्री कोई तो जिम्मेदारी लेगा और वो खुद को कम से कम चुनावी राजनीति से दूर करेगा। ये आपने एक बहुत शानदार पहल की है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसमें कुछ ऐसे मेजर वादे जो लोगों ने चुनाव के वक्त में किए और उनको पूरा नहीं किया, उनका जिक्र भी यदि आप हिस्टोरिकल लिगेसी को दोहराएं आज के दिन तक की, तो आपको ये लगेगा कि देश के बहुत सारे चमकीले चेहरे जिनको हम आज सब कुछ भी मानते हैं, और वो लोग बहुत बड़े डिफॉल्टर रहे हैं अपने वादों को पूरा करने के। उन चमकीले चेहरों पर आ तो जाएंगे, इसलिए उन अधूरे वादों पर आ जाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि शुरुआत आप कम से कम संविधान की शपथ लेते हुए करें सर, और कहें कि हाँ, चुनावी घोषणा पत्र पार्टी अगर वादा करती है और पूरा नहीं करती है तो फिर सत्ता में आने पर निकम्मी पार्टी का अध्यक्ष कम से कम इसकी जिम्मेदारी लेगा, खुद को चुनावी राजनीति से दूर करेगा। सर लीजिए ना, शपथ लीजिए। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि जो वादे चुनाव के वक्त में देश के जनता से किए जाते हैं, या मेरी पार्टी जिन वादों को करती है, या मैंने जो वादे किए हैं, मैं उन वादों को पूरा करूंगा। और यदि किसी कारणवश, किसी तकनीकी कारण से वो वादे पूरा होने लायक नहीं हैं, तो जनता के सामने मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करूंगा और वादों पर अमल न करने के लिए देश की जनता से या समाज से क्षमा मांगूंगा। और मैं इस बात अभी भी आप गुंजाइश छोड़ रहे हैं, आप क्षमा की गुंजाइश छोड़ रहे हैं, आप खुद को चुनावी राजनीति से दूर करने की बात नहीं कह रहे हैं। मतलब नेताओं का मोह नहीं जाता है सर। देखिए नहीं, मैं एक बात, मैं कोई मोह नहीं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। जब हम प्रैक्टिकल नहीं होते हैं तो फिर डिफॉल्ट स्टार्ट होता है। कांग्रेस ने राजस्थान में वादा किया था, सत्ता में आएंगे 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन आप अभी देख लीजिए सर, 2 साल से ज्यादा हो गया है, वादा तो अब तक पूरा नहीं हुआ है। बताइए मुझे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, किसको हटना चाहिए चुनावी राजनीति से? देखिए, जो राज्य सरकार की सहकारी समितियों जो उनके राज्य सरकार के अधिकार में थे, वो कर्जा माफ हुआ है, लेकिन बैंकों का कर्जा क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए उसके लिए अशोक गहलोत सरकार को कटघरे में नहीं रखा जा सकता है। मगर 15 लाख रुपया हर खाते में डालने के वादे के लिए केंद्र सरकार को कटघरे में रखा जा सकता है, क्योंकि वो वादा करने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री हो गए थे, या 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा करने वाले व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हो गए थे। गरीबी हटाओ तो सबसे बड़ा आप ही लोगों का नारा था, गरीबी हट गई है क्या? बिल्कुल। आप 70 साल का पूछ लीजिए, मैं बताता हूँ। हमने
2004 से 2014 तक हमारी सरकार के अंदर जो है 24 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आए, और ये एक्नॉलेज फैक्ट्स है। दुनिया के अंदर इतना बड़ा गरीबी हटाओ का कार्यक्रम कभी चला ही नहीं, तो इसलिए हमारे पास तथ्य हैं। और आज 36 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं, इस सत्य को भी आप नहीं नकार सकते हैं, आप नहीं नकार सकते। 2024 में हमारी सरकार आएगी तो जो कर्ज माफी का हमारा वादा है हम उसको पूरा करेंगे। तो मतलब फिर तो आप ये कह रहे हैं कि चुनावी घोषणा पत्र के लिए कानूनी कवच ये बस बीजेपी की वजह से बनना चाहिए, कांग्रेस तो जब आती है तो वादे पूरे कर देती है, यही जवाब दे रहे हैं? नहीं, जो सरकार नहीं, ना, दोनों के लिए बनना चाहिए, दोनों बनना चाहिए। जो सरकार में आता है उस पर वो लागू होना चाहिए। जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही थी सर कि हमारे लोकतंत्र में कभी इस दिशा में कोई चर्चा हुई क्यों नहीं, बहस छिड़ी क्यों नहीं कि साहब वादे इतने हो जाते हैं चुनाव के दौरान कि चुनाव का ऐलान हुआ नहीं और वादों की बयार बहने लग जाती है, और फिर जनता खुद को ठगी हुई भी महसूस करती है, ये भी हम सब देखते हैं। बावजूद इसके कभी इसे लेकर एक व्यापक चर्चा हुई क्यों नहीं कि साहब ये जो चुनावी घोषणा पत्र है इसको कानूनी दायरे के अंदर लेकर आते हैं, इसको कानून का कवच देते हैं? आपने देखा होगा, मैंने इसीलिए आपको बधाई दी, एबीपी को बधाई दी, और ये मेरे भाग्य में लिखा था कि मैं आपको बधाई दूं कि इतना शुभ काम आप शुरू कर रहे हैं, और आपने मुझसे शपथ दिलवाई। आज भी मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, और मुझे अपनी ये शपथ जो है याद रहेगी कि भैया उतना ही कहना है जितना कर पाना है। और यहाँ ये हो रहा है, और सत्ता में आएंगे या फिर अभी भी विपक्ष में रहते हुए भी क्या इसे लेकर आप लोगों की तरफ से कोई पहल होगी कि चलिए चुनावी घोषणा पत्र को कानूनी जामा पहनाया जाए? ये सवाल, ये जो आपका अस्त्र है ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरीके से काम करता है। यदि कांग्रेस अपोजिशन में जहां है अपोजिशन पार्टी के तौर पर यदि अपने उन वादों को दोहरा नहीं रही है और उनके लिए सरकार के ऊपर, सत्ता के ऊपर दबाव नहीं डाल रही है, तो इसका मतलब है हम अपनी वादों के साथ बेईमान हैं। यदि हमने बेरोजगारी की बात कही है दूर करने की, तो हमको उसके लिए लड़ना चाहिए। हमने यदि किसानों के लिए बात कही है, हमको उनके लिए लड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरीश सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। संविधान की शपथ। थैंक यू। तो क्या चुनावी घोषणा पत्र को कानूनी पहरेदार मिलना चाहिए, इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों मेहमानों को सुन लिया और कमोबेश दोनों की तरफ से यही कहा गया कि एबीपी न्यूज बेहद अच्छी पहल कर रहा है इस तरीके के मुद्दे को आगे बढ़ाकर। हाँ, राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि जवाबदेही तो होनी चाहिए, महज एक खानापूर्ति वाला दस्तावेज चुनावी घोषणा पत्र को बनकर नहीं रह जाना चाहिए। अब हमारे साथ एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के संस्थापक त्रिलोचन शास्त्री जी मौजूद हैं। त्रिलोचन सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। दर्शकों को हम बता दें कि एडीआर वही संस्था जो चुनावी उम्मीदवारों और देश भर के चुनाव पर बारीकी से नजर रखता है। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूं कि अभी मैं नेताओं से बात कर रही थी, मैंने पहले बीजेपी फिर कांग्रेस के नेता से बात की। अच्छा, दोनों कह रहे हैं कि साहब आप बड़ा अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं, बिल्कुल जो चुनावी घोषणा पत्र है उसको कानूनी पहरेदार मिलना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि अगर सभी कह रहे हैं ये होना चाहिए, तो ये अब तक हुआ क्यों नहीं है? रोड़ा कहाँ अटका हुआ है? पार्लियामेंट में इन लोगों को अगर दोनों की तरफ से सहमति है तो एक कानून को वो पास करा दें, लोकसभा में हो जाएगा काम। तो उनको रोकने के लिए कुछ नहीं है, उनकी मर्जी है तो कर देंगे, तो कहीं पर नहीं रुका हुआ। सर, वादों की कितनी अहमियत होती है एक चुनाव में? आप लोग तो बारीक से चुनाव कवर करते हैं, क्योंकि हम तो ये भी देखते हैं कि किस तरीके से जब चुनाव होता है तो उसमें पानी की तरह पैसे का इस्तेमाल होता है। जब चुनाव होता है तो साम दाम दंड भेद वाली नीति अपनाई जाती है। जब चुनाव होता है तो जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनको उछाल दिया जाता है। इस सब के बीच चुनाव में आम वोटर के जहन में जो वादा किया जाता है उसकी कितनी अहमियत होती है? मुझे तो नहीं लगता कि वोटर के दिमाग में उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। एक आध इशू हो सकता है, मगर जब चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो वो पार्टी को देखते हैं, लीडर को देखते हैं, उन्होंने जो आश्वासन दिए उनको देखते हैं, और लास्ट में ये जो डर बिठाना, जो लोगों में डर बिठाना जो है, ये एक बहुत ही पुराना एक तकनीक है, हर एक देश में इस्तेमाल होता है
कि भाई खतरा है, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान है, पता नहीं क्या क्या है और हमारा देश खतरे में है, तो आप लोग सावधान रहिए। तो एक बार डर बैठ गया तो लोग फिर बाकी ये सब जो आप कह रहे हैं ना कि जो आश्वासन पत्र वगैरह वगैरह, उसको तो वो फिर कम्प्लीटली भूल जाते हैं। और दूसरी तरफ से सत्ता का दुरुपयोग, अभी बंगाल में दोनों पार्टियों ने किसी को जेल में डाल दिया, अरेस्ट कर दिया है। जो सीएम के भतीजे हैं उनके पीछे लगे हुए हैं जो भाजपा है, और टीएमसी जो है वो किसी भाजपा लीडर के पीछे लगी हुई है। तो अभी तक उनको पता नहीं था, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई ये लोग सही हैं या गलत हैं, चुनाव के पहले ही पता चलता है। आज ही जैसे सोशल मीडिया के बारे में नए कानून या रूल्स निकले हैं कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारा लगाम जो है वो राजनीतिक दलों पे भी लगना चाहिए। जिस तरीके से जब चुनाव होता है तो वोटर को लुभाने के ये तमाम हथकंडे जो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर त्रिलोचन सर ने रखे हैं, उसमें फिर वो जो चुनावी वादे हैं बस वो घोषणा पत्र तक में ही सिमटे रहें, ये शायद राजनीति को सूट करता है। और इसी वजह से इतने साल होने के बावजूद, आज़ादी के, लोकतंत्र को इतना परिपक्व हो जाने के बावजूद आज तक देश में चुनावी घोषणा पत्र को कानूनी पहरेदार क्यों ना मिले, इसको लेकर कोई व्यापक चर्चा ही नहीं हुई। आज हमारा सवाल था कि चुनावी घोषणा पत्र पर कानूनी पहरेदारी होनी चाहिए। इस मुद्दे पर हमने ट्विटर पर एक पोल लॉन्च किया था। पोल के नतीजे अब आ चुके हैं, आपको दिखा देते हैं। 93% दर्शकों का मानना है हाँ, चुनावी घोषणा पत्र को कानूनी पहरेदार मिलना चाहिए। ना में 4% दर्शकों ने जवाब दिया है। 3% कह रहे हैं कि वो इस विषय पर अपनी राय जाहिर नहीं कर सकते हैं। आप भी संविधान की शपथ के इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम शो से जुड़ा सवाल एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर जाकर पोस्ट करते हैं, वहीं जाकर आप वोट करके इस पोल में शिरकत कर सकते हैं। आज के मुद्दे पर मेरी राय बहुत साफ है, सभी राजनीतिक दलों को मिलकर ये पहल करनी चाहिए कि चुनावी घोषणा पत्र कानून के दायरे में आए। तो आज के लिए बस इतना ही।